गेम्स फैक्ट्री, क्या यही है 5000 सीरीज? 4090 इक्वल्स 5070, क्या ये सच में ट्रू है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम पीसी किंग्स। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं RTX 5000 सीरीज के एकदम डिटेल्ड स्पेक्स। क्या एनवीडिया ने सही चीज लॉन्च की है कि नहीं? क्या एनवीडिया आपको बुद्धू तो नहीं बना रहा? इस वीडियो में 5000 सीरीज की खोलेंगे पोल, जानेंगे एक एक डिटेल्स ऑफ 5000 सीरीज, क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, एंड क्या परफॉर्मेंस है, क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं, ऑल इन वन वीडियो। और ये वीडियो लंबा बनने वाला है, तो पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक लेके बैठ जाओ। ठंडी की मौसम में भी इन डेप्थ एनालिसिस होने वाला है लाइक this video. Now let's roll the intro. बट वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन। आपको पता होगा हमारा ऑफलाइन पीसी बिल्ड स्टोर खुल गया है इन न्यू दिल्ली हरिनगर 110064। सो आप फाइनली अब हमारे पास आ सकते हो ऑफलाइन, हमारे स्टोर पे विजिट करके क्यूटेशन लेके अपना पीसी बिल्ड करवा सकते हो हमारे सामने ही। स्क्रीन पे आपको एड्रेस दिख रहा होगा एंड फोन नंबर तो आपको पता ही होगा 8108396327 B170 गली नंबर 5 शॉप नंबर 3 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064 पिन कोड। पैन इंडिया शिपिंग भी हम लोग करते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, आपके घर तक डोर स्टेप तक आपका पीसी पहुंच जाएगा। फॉर मोर डिटेल्स चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, जहां पे मैंने एक एक डिटेल्स जैसे शॉप की लोकेशन, कैसे आपका पीसी बिल्ड होगा एंड ओपनिंग सेरेमनी शेयर किया है। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो 4 ग्राफिक्स कार्ड एनवीडिया ने अनाउंस किए, लॉन्च किए हैं 5090, 5080, 5070 Ti एंड 5070 रिस्पेक्टिवली। आप देख सकते हो इनके प्राइसेस आपको पता चल ही गए होंगे। $2000, $1000, $750 एंड $550। $1 का बर्गर खा लेना। मस्त जोक मारा। एंड 5090 एंड 5080 ऑलरेडी आ चुके हैं, बिकना स्टार्ट हो गए हैं, बट प्राइस तो आपकी किडनी ले लेगी सच में। एंड 5070 Ti एंड 5070 अभी फरवरी में अवेलेबल होंगे बाय करने के लिए। बट 5090 एंड 5080 का भी उतना कुछ खास स्टॉक है नहीं अभी, क्योंकि आप जानते हो जैसे जैसे नया माल आता है शुरू में स्टॉक की कमी होती है एंड शुरू में प्राइस ज्यादा ही रहते हैं इंडिया में। एंड आपको पता ही होगा कि इसमें 5th gen टेंसर कोर्स एंड 4th gen रे ट्रेसिंग कोर्स आपको मिलते हैं, नया आर्किटेक्चर मिलता है। AI पे बहुत ज्यादा फोकस किया है एनवीडिया ने। उस पे आएंगे हम लोग मल्टी फ्रेम जनरेशन MFG इन डेस्कटॉप ग्राफिक्स कार्ड के अलावा उन्होंने लैपटॉप के ग्राफिक्स कार्ड भी अनाउंस किए हैं, मतलब एक तरीके से गेमिंग लैपटॉप जिनके प्राइस आप डॉलर्स में देख सकते हो। एंड इस पे आप 18% GST और ऐड कर दो, बस इंडियन प्राइस निकल के आ जाएगी। और उस पे भी आएगा कि नहीं पता नहीं। तो लैपटॉप भी महंगे ही लॉन्च हुए हैं, ऑब्वियसली नई चीज है। एंड यहाँ पे आप फाउंडर्स एडिशन को देख सकते हो, दोनों फैंस आगे की तरफ है, फ्लो थ्रू डिजाइन है, बहुत ही मस्त लगता है देखने में। लेकिन आपको मिल जाए ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है भाई, मतलब 10,000 लोग लाइन में लगे होंगे तब एक को मिलेगा। इस तरीके का स्टॉक का सिचुएशन है। एंड यहाँ पे कुछ आप टेक्निकल स्पेक्स देख सकते हो, आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हो आप, मतलब इंक्रीमेंटल इंक्रीज है, थोड़ा थोड़ा सब में बढ़ा दिया है ताकि परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़ जाए। एंड मेन बात है कि GDDR7 मेमोरी का इस्तेमाल किया है, जिससे आपकी बैंडविड्थ एंड जो भी डाटा को प्रोसेस करने का रेट है वो बढ़ जाएगा। एंड जो ये लैपटॉप GPUs हैं वो अवेलेबल होंगे मार्च, तो 5080 5090 जनवरी में, 5070 5070 Ti फरवरी में, एंड जो गेमिंग लैपटॉप्स हैं वो मार्च में अवेलेबल हो जाएंगे। एंड मैं एक चीज देख के जरूर चौंका कि भाई वो लैपटॉप कितना स्लीक, कितना पतला है, और इतने हैवी ग्राफिक्स कार्ड उतने पतले लैपटॉप में कैसे आ सकता है भाई? हीटिंग का क्या सीन है वो देखना पड़ेगा। जब जेनसन हुआंग उसको हाथ में पकड़ रहे थे लग रहा था कोई बिजनेस लैपटॉप है भाई साहब। तो ये तो मानना पड़ेगा कि भाई थर्मल्स में बहुत जबरदस्त काम किया होगा एनवीडिया ने, तभी इतने स्लीक फॉर्म फैक्टर में इतने हैवी ग्राफिक्स कार्ड घुसेड़ के दे रहा है आपको। एंड यहाँ पे आप जनरल स्पेसिफिकेशन देख सकते हो, मेन GDDR7 मेमोरी ही दिखता है आपको, बाकी सब तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज है। एंड हाँ, TDP बढ़ गई है हर एक ग्राफिक्स कार्ड की प्रीवियस वाले मॉडल से, यानी 4000 सीरीज से, क्योंकि दिस इज बेस्ड ऑन द सेम नैनोमीटर सेम नोड जिस पर 4000 सीरीज फैब्रिकेटेड थी। सो ऑब्वियसली उसमें कूड़ा कोर्स बढ़ा दिया एनवीडिया ने, तो TDP बढ़ी जाएगी अगर नैनोमीटर कम नहीं हो रहा है फैब्रिकेशन का। तो फॉर एग्जांपल 4090 में 16,000 समथिंग कूड़ा कोर्स है, 5090 में 21,000 समथिंग कूड़ा कोर्स हैं, तो उसी के हिसाब से लीनियरली TDP बढ़ गई है। इस जनरेशन में इफिशियंसी उतना कोई बड़ा फैक्टर है नहीं। 4090 मैक्स 450 वॉट कंज्यूम करता था, 5090 की TDP है 575 फ्रिकिंग वॉट्स। एंड ये तो फाउंडर
फाउंडर्स एडिशन का हाल है। भाई जो आसूस के रॉग स्ट्रिक्ट एस्ट्रल आ रहे हैं ना ओवरक्लॉक्ड AIB पार्टनर्स के कार्ड, वो तो भाई ओवरक्लॉक के चलते 600 वॉट प्लस जा रहे हैं। मतलब आग लग सकती है पीसी में। भले ही कितना अच्छे तरीके से आप पावर कनेक्टर, वो जो 12 पिन हाई पावर वाला आता है वो घुसेड़ो अपने ग्राफिक्स कार्ड में, कितने अच्छे से आप लगाओ उसको, कितना ही मोटा केबल, कुछ भी हो सकता है भाई साहब। एंड यहाँ पे मैं आपको एक सीक्रेट फॉर्मूला देता हूँ जो मैंने थोड़ा ट्राई किया है एंड वो बिल्कुल फिट बैठता है 90% ऑफ द टाइम, कि आप $100 को मान लो 1000 कूड़ा कोर। अब देखो इस ग्राफ को ध्यान से, अगर $2000 यहाँ पे है तो 20000 कूड़ा कोर्स होने चाहिए, और 5090 में है 21700। ठीक है, पास में आ गया। 5080 में $1000 है तो 10000 कूड़ा कोर्स होने चाहिए। कितने कूड़ा कोर्स है? 10700। सिमिलर फॉर 5070 Ti एंड 5070, मतलब 1000 कूड़ा कोर्स पाने के लिए आपको $100 पे करना पड़ेगा। सिंपल ये फॉर्मूला मैंने निकाला। $750 5070 Ti के लिए तो उसमें कूड़ा कोर्स है 9000, एंड $550 5070 के लिए उसमें कूड़ा कोर्स है 6000 के अराउंड। समझ रहे हो? सिमिलर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आ रहा है, बट एक चीज मेरे को बहुत बेकार लगी कि 5070 में 12 GB VRAM है, 16 GB VRAM होना चाहिए था 5070 में एटलीस्ट। मतलब जो गेमर एटलीस्ट 16 GB का कार्ड लेने वाला होगा उसको 5070 को छोड़ के 5070 Ti के पास जाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फ्रॉम एनवीडिया। अब क्योंकि अगर वो 5070 Ti जैसा कार्ड ले रहा है तो 2K या 4K पे खेलेगा ही। 2K पे तो एकदम 200+ FPS की गेमिंग हो जाएगी DLSS 4 के साथ, एंड 4K पे भी आप गेमिंग कर सकते हो कुछ हद तक 16 GB कार्ड पे इन लेटेस्ट AAA गेम्स। बट 5070 आपको नहीं करवा पाएगा क्योंकि उसमें 12 GB VRAM आती है। बहुत ही जल्द 5070 VRAM बॉटलनेक होने वाला है। ये बात आप लोग याद रख लेना और इस बात को याद करके ही 5070 लेना। अब नेक्स्ट एनवीडिया के कुछ स्लाइड्स पे आ जाते हैं। अगर मैं ये वीडियो रिलीज के पहले, रिव्यूज के पहले बना रहा होता तो मैं आपको बताता भाई इतना परफॉर्मेंस जंप हो गया, लेकिन अब मुझे पता है कि भाई क्या चाल चली है एनवीडिया ने। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अप टू 8x परफॉर्मेंस जंप विद DLSS 4। यहाँ पे आप लेकिन नीचे छोटे छोटे अक्षरों में देख सकते हो DLSS 4 ऑन है एंड एट 4x सेटिंग्स है, एंड एनवीडिया ने DLSS को परफॉर्मेंस पे रख रखा है। परफॉर्मेंस मोड में फ्रेम जनरेशन को 4x टाइम पे रख के ये ग्राफ निकाला है एनवीडिया ने, ताकि परफॉर्मेंस जंप मैक्सिमम से मैक्सिमम दिखे। अब DLSS 4 पे भी मैं आऊंगा, उसमें क्या चालबाजी है वो आपको थोड़ा जान लेना चाहिए, तभी लेना चाहिए। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि DLSS 4 प्लस रे रिकंस्ट्रक्शन प्लस DLSS को परफॉर्मेंस पे रख के एंड 4x मोड पे रख के एनवीडिया ने ये ग्राफ निकाले हैं। बट यहाँ पे एक कैच है कि ये जो शुरू के दो ग्राफ्स हैं फार क्राई 6 एंड प्लेग टेल रिक्वेम वाले, इसमें आपको ग्राफ एकदम थोड़ा नीचे लग रहा हो कि परफॉर्मेंस जंप कम मिला। बाकी सब ग्राफ एकदम ऊपर ऊपर लग रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जिस समय एनवीडिया ने इन ग्राफ्स को निकाला उस समय फार क्राई 6 एंड प्लेग टेल रिक्वेम में DLSS 4 का सपोर्ट नहीं था, मल्टी फ्रेम जनरेशन 4x टाइम का सपोर्ट नहीं था, इसीलिए एनवीडिया उसको इनेबल नहीं कर सकता था। उसी के वजह से जो परफॉर्मेंस जंप आपको दिख रहा है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू द अदर गेम्स। तो इस चीज से रिव्यूअर्स के दिमाग में एक शक बैठा कि भाई एक्चुअल रॉ परफॉर्मेंस जंप कितना है, और यहाँ पे बिल्कुल LIC के पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन जैसा एकदम छोटे छोटे अक्षरों में, चीटी से भी छोटे अक्षरों में यहाँ पे एनवीडिया ने लिख रखा है कि DLSS को परफॉर्मेंस पे सेट किया गया है एंड फ्रेम जनरेशन को 4x मोड पे रखा गया है, जिस जिस गेम में फ्रेम जनरेशन अवेलेबल है उसमें। बट एनवीडिया यहाँ पे फंस गया, इन दोनों गेम्स में फ्रेम जनरेशन DLSS 4 4x मोड अवेलेबल नहीं था। यहाँ से पोल खुलना स्टार्ट हुई एनवीडिया। अब इसके कुछ दिनों बाद एनवीडिया ने और भी गेम्स का इस तरीके का चार्ट निकाला एंड उसको फिर रिव्यूअर्स ने इंस्टाग्राम पे, रेडिट पे, ट्विटर पे पिक्सल पीप करना स्टार्ट किया। पिक्सल पीप मतलब पिक्सल काउंट के हिसाब से परफॉर्मेंस परसेंटेज निकालना स्टार्ट किया। सो तब जो परफॉर्मेंस जंप निकल के आया वो था रियल परफॉर्मेंस जंप, या फिर आप कंपेरेबल समझ सकते हो कि रॉ परफॉर्मेंस जंप उतना होगा, जो कि अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना स्क्रीन पे, स्किप मत करना बिल्कुल भी वीडियो को, एक एक पोल खोलूंगा अभी। तो ये आप 5090 का पिक्सल पीप किया हुआ एग्जैक्ट परफॉर्मेंस नंबर देख सकते हो। पिक्सल काउंट करके एग्जैक्ट नंबर्स निकाला गया है इन परसेंटेज।
यहाँ पे आप सेम उसी ग्राफ में देख सकते हो कि 27 एंड 43%, जब DLSS 4 इन दोनों गेम्स में है ही नहीं, DLSS 3 वर्क कर रहा है, दैट इज जो हमारा 4000 सीरीज में फ्रेम जनरेशन आता है वो, उस केस में भी 27% एंड 43% का जंप। एंड बाकी जिसमें 4x टाइम अवेलेबल था उसमें 100% से भी ज्यादा, किसी में तो 140% तक का जंप। दीज आर द एग्जैक्ट नंबर। एंड यहाँ पे DLSS को परफॉर्मेंस पे रख रखा है, ध्यान रखना, एंड 4K पे गेम्स को चलाया है, यानी 1080p से अपस्केल हो रहा है 4K में। और दिस इज फॉर 5090 एंड दिस इज फॉर 5080, 33% 35%, DLSS 3 प्लस DLSS ऑन परफॉर्मेंस। और बाकी ये DLSS 4 की ये 4-5 गेम्स आप देख सकते हो ऑन 4x मोड। सिमिलरली फॉर 5070 Ti एंड 5070, पॉज करके आप देख लेना आराम से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब DLSS 4 मल्टी फ्रेम जनरेशन को ऑन किया गया तब इतने ग्राफ आ रहे हैं ऊपर, मतलब 150% 100% का जंप देखने को मिल रहा है। जब DLSS 3 प्लस DLSS ऑन परफॉर्मेंस था तब 30-50% के बीच में परफॉर्मेंस जंप आ रहा है। तो रॉ परफॉर्मेंस जंप है कितना भाई, जब आप DLSS को ऑफ कर दोगे कंप्लीटली, या DLSS को इवन क्वालिटी पे भी रख दो, वो भी 4K पे एग्जैक्ट 4K जैसा ही दिखता है, एंड फ्रेम जनरेशन को ऑफ कर दोगे, तब कितना एग्जैक्ट परफॉर्मेंस जंप एट एन एवरेज इन डिफरेंट गेम्स, यानी रॉ रेस्टराइजेशन परफॉर्मेंस कितना है, कितना एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस हम लोगों को मिला अपार्ट फ्रॉम DLSS एंड फ्रेम जनरेशन के फैक्टर्स को हटा दे तो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो 5090 के केस में वो है 60-27%, अगर रेंज ले लें हम लोग डिफरेंट गेम्स का, तो जो कि एवरेज आउट होता है ऑलमोस्ट 30-32%। मतलब 4090 से रॉ रेस्टराइजेशन परफॉर्मेंस में 5090 का जंप है 32% ऑन एन एवरेज इन डिफरेंट गेम। एंड 5080 के केस में बहुत ही छोटा जंप है 10-12% ओनली एट एन एवरेज इन डिफरेंट गेम। इसीलिए बहुत सारे रिव्यूअर्स फॉरेन के 5080 को 4080 Ti सुपर बुला रहे थे रिव्यूज के टाइम पे लिटरली, क्योंकि भाई 2 साल का वेट किया एनवीडिया, तुमने सेम 4080 सुपर जैसा सेम प्राइस रखा, वो अच्छी बात है भाई, लेकिन परफॉर्मेंस कितना 10% 12% बढ़ रहा है एट एन एवरेज। भाई इससे अच्छा ओवरक्लॉक करके मैं 5% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस निकाल लेता 4080 सुपर से। क्या बात है सर, क्या बात है सर। So 5090 एट एन एवरेज 32% फास्टर है देन 4090 रॉ रेस्टराइजेशन में, एंड 5080 10-12% फास्टर है देन 4080 सुपर इन रॉ रेस्टराइजेशन। अब ये देखने के बाद 5070 Ti एंड 5070 का क्या हाल होने वाला है, वैसे उनके रिव्यूज अभी लिफ्ट ऑफ नहीं हुए हैं, इसीलिए मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि परफॉर्मेंस नंबर्स नहीं है फ्रॉम द रिव्यूअर्स। बट जो एनवीडिया ने ये चालबाजी की थी 4090 इक्वल्स 5070 एट $549, ये तो बिल्कुल ट्रू नहीं है भाई। वो एनवीडिया ने कैसे किया, कैसे गेमर्स का सी काटा एनवीडिया ने, वो मैं अब बताता हूँ। बट उसको बताने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि DLSS 4 एक्चुअली है क्या एंड कैसे ये वर्क करता है, तब आपको एनवीडिया की चालबाजी सही तरीके से समझ में आएगी कि एनवीडिया ने किया क्या। 5 minutes later. अब आप जानते होंगे कि 4000 सीरीज में फ्रेम जनरेशन, नॉर्मल फ्रेम जनरेशन कैसे वर्क करता था। बेसिकली जो आपका रेंडर्ड फ्रेम है उसके वेक्टर्स को कैलकुलेट करता था, एंड जो नेक्स्ट रेंडर्ड फ्रेम है उसके बीच में एक AI ड्रिवन फ्रेम इंसर्ट कर देता था, एंड आपका एक फ्रेम बढ़ जाता था एवरी रेंडर्ड फ्रेम, तो आपके फ्रेम रेट्स ऑलमोस्ट डबल हो जाते थे। अब यहाँ पे इन्होंने एक ऐसा ग्राफिक्स कार्ड निकाला है जिसको जेनसन हुआंग जी बोलते हैं कि दिस ग्राफिक्स कार्ड कैन predict the future. Latest generation of DLSS also generates beyond frames. It can predict the future, generating 3 additional frames for every frame that we calculate. इन शॉर्ट जो एक एक्स्ट्रा AI फ्रेम निकल रहा था जिसको हम लोग फेक फ्रेम बोलते थे, अब 2 और निकलेंगे, टोटल 3। मतलब एवरी रेंडर्ड फ्रेम के लिए 3 फेक फ्रेम निकलेंगे, मतलब टोटल 4 फ्रेम। और उसके बाद जेनसन हुआंग जी ने बोला कि एवरी 15 of 16 पिक्सल इज जनरेटेड बाय AI। अब इस बात को मैं एकदम अच्छे तरीके से आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। 16 पिक्सल्स अगर रेंडर हुए हैं, अगर स्क्रीन पे आपको दिखे हैं, तो उसमें से 15 फेक हैं, AI जनरेटेड है। अगर आपका 4K स्क्रीन है, आपने DLSS को रख रखा है परफॉर्मेंस पे, तो वो 1080p से अपस्केल होगा 4K पे, तो मतलब 1080p 1/4 होता है 4K का। सो इसका मतलब 3 out of 4 पिक्सल इज फेक जब अपस्केलिंग हुआ, एंड जो अपस्केल होके 4K इमेज बन के आया
उसके 3 और फ्रेम बनेंगे विथ मल्टी फ्रेम जनरेशन। यानी कि अगर आप उस 1080p रिजोल्यूशन को जिससे अपस्केल होके 4K बना फुटेज उसको 1 पिक्सल मान लो, सो 3 पिक्सल तो AI से अपस्केल हुए एंड 3 फ्रेम्स भी AI से जनरेट हुए, जिसमें हर एक में 1080p 4 बार है। सो मतलब मल्टी फ्रेम जनरेशन से टोटल 4 into 3 12 पिक्सल्स जनरेट हुए एंड 3 पिक्सल्स अपस्केलिंग से जनरेट हुए। तो इसका मतलब टोटल 16 पिक्सल्स हैं। तो 15 पिक्सल्स AI से जनरेट हुए, फेक जनरेट हुए या अपस्केल हुए। आई होप आप इस चार्ट को देख के समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब जो भी आप देख रहे हो उसमें से 90% से ज्यादा चीज फेक है। इससे आसान भाषा में तो और कोई नहीं समझा सकता आपको। एंड इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर मॉडल भी इंट्रोड्यूस किया एनवीडिया ने, जो कि बेसिकली एक नया मॉडल है जिससे अपस्केल होता है एंड डिटेल्स ज्यादा रख पाता है, गेम भी थोड़ा बेटर दिखता है एंड थोड़ा परफॉर्मेंस जंप भी आपको देखने को मिल जाता है। बट मेन बात है MFG का फ्रेम जनरेशन। आपको याद होगा जब आया था तो सब लोग बोल रहे थे ओह इतना फ्रेम डबल हो गए, बट उसके साथ एक और चीज आई थी जो कि थी लेटेंस। एटलीस्ट आपको बेस फ्रेम रेट 60 चाहिए होता था, तभी आप फ्रेम जनरेशन ऑन करोगे तो आपके FPS 100 प्लस या 120 पहुंच जाएंगे, बट आपका लेटेंसी 60 FPS का ही रहता था। एंड अगर आपके बेस फ्रेम रेट जो रॉ रेस्टराइजेशन में है वो 60 FPS से कम थे तो आपको बहुत ही ज्यादा इनपुट लेटेंसी देखने को मिलता था और गेम भी एकदम ब्लरी हो जाता था एंड आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते थे, घूस्टिंग देखने को मिलती थी। अब यहाँ पे तो भाई एक नहीं 3 फेक फ्रेम जनरेट हो रहे हैं। अब लेटेंसी का क्या होने वाला है भाई? तो जहां तक मैंने देखा है कि भाई सेम बात है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन अभी भी आपको 60 FPS रॉ रेस्टराइजेशन में विदाउट एनी फ्रेम जनरेशन चाहिए अगर आप किसी भी टाइप का फ्रेम जनरेशन ऑन करना चाहते हो। तो बेसिकली अगर आपका 60 FPS मिल रहा था, फ्रेम जनरेशन आपने ऑन किया तो आपको 100 प्लस FPS मिलने लगा। अब यहाँ पे आप मैक्सिमम 4x टाइम्स तक जा सकते हो, यानी 3 एडिशनल फ्रेम्स और जनरेट कर सकते हो, तो आपके फ्रेम रेट्स ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो जाएंगे, मतलब 60 से 200 प्लस हो जाएंगे। बट उस केस में जो लेटेंसी आपकी रहेगी वो पिछले वाले फ्रेम जनरेशन जो सिंगल फ्रेम जनरेट करता था उससे भी हल्की ज्यादा है। मतलब उतना ज्यादा भी लेटेंसी नहीं बढ़ेगा, थोड़ा बहुत लेटेंसी बढ़ेगा। जैसे बिना फ्रेम जनरेशन, कोई भी फ्रेम जनरेशन आपने ऑन नहीं किया है, तब अगर आपको लेटेंसी मिल रही होगी 25-30 मिली सेकेंड्स की, तो फ्रेम जनरेशन नॉर्मल वाला 3.5 वाला DLSS 3 वाला आपकी लेटेंसी इंक्रीज हो जाती थी 40 to 50 मिली सेकेंड के आसपास। एंड अब अगर आप 4x टाइम फ्रेम जनरेशन भी इनेबल करते हो एंड आपका बेस फ्रेम रेट 60 से ऊपर है, तो आपकी लेटेंसी बढ़ेगी, बट इतनी नहीं बढ़ेगी कि आपको नोटिस हो जाए। बेसिकली 50 से 55-60 बढ़ जाएगी, 5 से 10 मिली सेकेंड का ही डिफरेंस है इन मल्टी फ्रेम जनरेशन देन नॉर्मल फ्रेम जनरेशन। अब फ्रेम जनरेशन एंड मल्टी फ्रेम जनरेशन नहीं बोलूंगा मैं FG बोलूंगा एंड MFG बोलूंगा। FG MFG नहीं तो बार बार बोलना पड़ेगा। Okay. सो ये हो गया लेटेंसी का सीन, लेकिन लेटेंसी तो आएगा ही फ्रेम जनरेशन जैसा। अब इसको यूज करके कैसे एनवीडिया ने गेमर्स का सी काटा है इस स्लाइड में, जिसमें उसने बताया है कि 4090 इक्वल्स 5070 एट $549। 4090 performance at 549. 4090 में जैसा आप जानते हो कि नॉर्मल फ्रेम जनरेशन है FG एंड 5070 में MFG है 4 टाइम्स वाला। सो एनवीडिया ने क्या किया होगा इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए कि 4090 में तो कुछ भी ऑन नहीं किया होगा, ना DLSS ऑन किया होगा ना फ्रेम जनरेशन ऑन, बट 5070 में उसने DLSS को भी परफॉर्मेंस पे सेट कर दिया होगा, रे ट्रेसिंग भी ऑफ कर दिया होगा एंड फ्रेम जनरेशन को भी 4 टाइम्स सेट कर दिया होगा। लो भाई, फ्रेम रेट्स तो बढ़ के आ ही जाते हैं, ग्राफ तो ऊपर चला ही जाता है, लेटेंसी कोई देखता नहीं है, ग्राफ बस ऊपर चला गया एंड 4090 के बराबर आ गया 5070। बट असल में कितना परफॉर्मेंस है मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, एंड वो भी DLSS को परफॉर्मेंस एंड फ्रेम जनरेशन ऑन करने के बाद। एंड दिस इज कंपेयर्ड टू 4070 नॉट 4090। 4090 से कंपेयर करोगे तो फिर वही कौन सा सेटिंग्स आपने लगाया है उसी में एनवीडिया ने चालबाजी कर दी। DLSS 4 यूज किया है 4 टाइम्स वाला कि DLSS 3 यूज किया है, DLSS को परफॉर्मेंस पे रखा है कि क्वालिटी पे रखा है, रे ट्रेसिंग ऑन है कि ऑफ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें आपको सी बना देता है एनवीडिया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।
अब 5090 एंड 5080 का मैंने एवरेज आपको बता दिया था। अब उसके हिसाब से 5070 Ti एंड 5070 कितना रॉ रेस्टराइजेशन में परफॉर्मेंस अपलिफ्टमेंट रहने वाला है, मेरे अंदाजे से 5070 Ti एटलीस्ट 4080 सुपर के परफॉर्मेंस के ऊपर तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, एंड 4070 Ti सुपर एंड 4080 के बीच में रहेगा। मतलब 5000 सीरीज में सेम वही बात है, उतना रॉ रेस्टराइजेशन परफॉर्मेंस में आपको इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलेगा। मेन बात है मल्टी फ्रेम जनरेशन, जो कि एक्सक्लूसिव है 5000 सीरीज में, जैसे 4000 सीरीज में फ्रेम जनरेशन एक्सक्लूसिव था। कुछ तो बात रहनी चाहिए ना भाई, 5000 सीरीज क्यों ले जब रॉ रेस्टराइजेशन परफॉर्मेंस में भी उतना इंक्रीज नहीं है। सो दिस इज द मेन सेलिंग पॉइंट MFG। अब इसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी जो DLSS 4 के साथ इंट्रोड्यूस की है एनवीडिया ने, दैट इज रिफ्लेक्स 2। अब जानते होंगे कि जब फ्रेम जनरेशन इंट्रोड्यूस हुआ था 4000 सीरीज में, तब लेटेंसी को कम करने के लिए रिफ्लेक्स में चेंजेस किए थे। बेसिकली जो आपका इनपुट होता है उसके लेटेंसी को कम करने के लिए AI मॉडल बनाया था। अब लेकिन उससे भी ज्यादा फेक फ्रेम्स जनरेट हो रहे हैं, मल्टी फ्रेम जनरेशन हो रहा है, तो लेटेंसी तो और बढ़ेगी ना भाई। उसको कंपनसेट करने के लिए एनवीडिया ने रिफ्लेक्स 2 निकाला है, जिसमें मेन फीचर है इनका फ्रेम रैपिंग टेक्नोलॉजी। अब ये तो देखने पे पता चलेगा कि कितना अच्छी चीज है ये। बेसिकली ये करता क्या है कि जब भी आप माउस मूव करते हो तो उसका सिग्नल CPU के पास पहले जाता है, बट इन्होंने ऐसा एक AI मॉडल जनरेट किया है जिससे जब आप माउस या कीबोर्ड पे कुछ भी इनपुट दोगे तो वो CPU के पास जाने के बजाय वो उस AI मॉडल में जाएगा, एंड AI मॉडल फ्रेम को रैप कर देगा। बेसिकली एजेस से जो भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, जब आप माउस इधर उधर करोगे तो एजेस से इंफॉर्मेशन मिसिंग हो जाएगी जब CPU के पास वो इनपुट नहीं जाएगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए एजेस में जो इनसफिशिएंट डाटा है उसको भरने के लिए इस AI मॉडल के थ्रू जो एजेस में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जिस तरीके का इमेज होना चाहिए, वो जनरेट कर दिया जाएगा विदाउट गोइंग टू द CPU, क्योंकि उससे लेटेंसी बढ़ती है, तो इससे लेटेंसी कम हो जाएगी। अब आप वीडियो में देख सकते हो कि कैसे ये काम करता है, लेकिन एक्चुअल जब टेस्टिंग होगी, रिव्यूज आएंगे अलग अलग गेम्स में, तब इसके बारे में और पता चलेगा कि ये ढंग की चीज है कि नहीं, या फिर फ्रेम जनरेशन जैसा कुछ चीज है जिसमें लेटेंसी बढ़ती है, या कुछ आर्टिफैक्ट्स आते हैं कॉर्नर पे, कैसा दिखता है, ढंग का दिखता है कि नहीं। नेक्स्ट जो नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की एनवीडिया ने, दैट इज न्यूरल रेंडरिंग, जिसमें उसने बताया कि ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिससे कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन ऑकर होगा इन गेम्स, एंड बेटर क्वालिटी भी मिलेगा आपको। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनवीडिया ने ऐसा क्लेम किया है कि इसमें VRAM कम यूज होगा इन दिस कंप्रेसिंग डिकम्प्रेसिंग टेक्निक। तो अब ये चीज भी टेस्ट करने वाली बात है। अभी तक इस पे उतना टेस्टिंग वाला वीडियो आया नहीं है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। इसके अलावा AI NPCs एंड एनिमीज एंड न्यूरल फेसेस के बारे में भी एनवीडिया ने बताया कि अब गेम्स में आपको अनलिमिटेड वैरायटी के NPCs, एनिमीज, AI जनरेटेड फेस वाले NPCs देखने को मिलेंगे, जिनके रिस्पॉन्सेज एंड डायलॉग्स हर समय यूनिक होंगे, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी जनरेटेड बाय AI। एक तरीके से आप अब गेम के अंदर एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर होगे बेसिकली, जिसमें यूनिक रिस्पॉन्सेज, यूनिक फेसेस रहेंगे, यूनिक डायलॉग्स। बट अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं आई है। इसका एक वीडियो भी शेयर किया था एनवीडिया ने, बट मुझे उतना पसंद नहीं आया पहले नजर में। अब देख सकते हो यहाँ पे इस फेस को, एक न्यूरल फेस है एंड एक ट्रेडिशनल, जो हमारा पहले वाला रेंडरिंग था वो ट्रेडिशनल वाला ज्यादा रियलिस्टिक लगता है हाँ भाई सच में कोई फेस है सामने ढंग का। न्यूरल वाले में लगता है कि वो आर्टिफिशियल है, जैसे डीप फेक AI वीडियोस में होता है ना, चेहरा थोड़ा आर्टिफिशियल दिखने लगता है, लिप्स आईज में उतना सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहता है, उस तरीके का लगा मुझे। तो देखते हैं, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो बेटर होते जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। इसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या फीचर्स नेक्स्ट पीछे वाले ग्राफिक्स कार्ड में आने वाले हैं एंड क्या नए फीचर्स अभी के ग्राफिक्स कार्ड में हैं। सो बेसिकली MFG मल्टी फ्रेम जनरेशन तो एक्सक्लूसिव है 50 सीरीज में एंड फ्रेम जनरेशन 40 सीरीज में, बट इन्होंने बोला था कि मल्टी फ्रेम जनरेशन भी इंप्लीमेंट हो सकता है 4000 सीरीज में। वो ग्राफिक्स कार्ड की परफॉर्मेंस को टेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। सो मे बी 4000 सीरीज में फ्यूचर में आपको MFG देखने को मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एनवीडिया बहुत जल्द ऐसा कुछ करने वाला है, नहीं तो भाई फिर 5000 सीरीज कौन लेगा। एंड जो भी ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स हैं, DLSS रे रिकंस्ट्रक्शन है, रिफ्लेक्स 2 है, वो सभी 30 सीरीज एंड 20 सीरीज में भी आ जाएंगे। बाकी जो FG एंड MFG वाला पार्ट है वो सिर्फ 4000 सीरीज एंड 5000 सीरीज के लिए एक्सक्लूसिव है रिस्पेक्टिवली, क्योंकि पैसा भी तो कमाना है एनवीडिया। This is business.
एंड यहाँ पे न्यूरल रेंडरिंग एंड टेक्सचर कंप्रेशन का कुछ एनवीडिया ने बताया नहीं कि वो 3000 सीरीज या 4000 सीरीज में आएगा कि नहीं। एंड इस चार्ट में ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं है, मे बी शायद सब में आ जाए, इसीलिए 5000 सीरीज में एनवीडिया ने मेंशन नहीं की। तो ये एक अच्छी चीज हो सकती है गेमर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग 8GB वाला ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल कर रहे होंगे। अगर न्यूरल रेंडरिंग पुराने ग्राफिक्स कार्ड में भी आ गया तो VRAM कंज्यूम करेगा, ऐसा एनवीडिया क्लेम कर रहा है। तो मे बी जो 8 गीगाबाइट है वो इक्विवेलेंट टू 10 गीगाबाइट हो जाए, तो थोड़ा बहुत फायदा आपको पुराने ग्राफिक्स कार्ड में देखने को मिल सकता है। सो अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, MSRP की, जो कि बिल्कुल ट्रू नहीं होने वाला है। आप जानते ही होंगे इंडिया में इस प्राइस पे आता ही नहीं है कभी भी कोई भी नया ग्राफिक्स कार्ड, स्पेशली फ्रॉम एनवीडिया। तो 5090 2,14,000, 5080 1,07,000 एंड 5070 Ti 80,000 एंड 5070 59,000, जो कि बिल्कुल नहीं होने वाला है। मैंने कल ही एक पोल डाला है 5090 की बेस प्राइस क्या होने वाली है। तो उसमें से 22% लोगों ने बोला 3 लाख प्लस, 11% लोगों ने बोला 2.75 लाख, 44% मेजॉरिटी ने बोला 2.5 लाख प्लस एंड 22% लोगों ने बोला 2.25 लाख प्लस। सो आप देख सकते हो मेरे ख्याल से 2.25 लाख के बीच में ही रहेगा, क्योंकि 5080 का डबल है। इतना कट डाउन कभी नहीं हुआ सेकंड हाईएस्ट ग्राफिक्स कार्ड कंपेयर टू द टॉप फ्लैगशिप कार्ड। उस पे भी मैं एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ कि किस तरीके से एनवीडिया आपको फंसा रहा है बाय कटिंग डाउन द ग्राफिक्स कार्ड टू मच। एंड परसों ही मैं नेहरू प्लेस गया था, वहां पे 5080 आ चुका है। 5080 की प्राइस अभी चल रही है 1,50,000, एकदम बेस वाला 1,50,000 से एकदम लिक्विड कूलिंग वाला अगर आप ले लो एकदम टॉप मॉडल तो 2 लाख के आसपास, 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में। तो आप जो ये देख रहे हो 1,07,000 5080 की बेस प्राइस MSRP, ये कभी नहीं होने वाला, 2-3 साल तो नहीं होने वाला, पक्का बोल रहा हूँ। जब तक नेक्स्ट जनरेशन के कार्ड्स नहीं आ जाते तब तक नहीं होता। सो कंक्लूजन की बात करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है 5000 सीरीज लेने से पहले। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप 4000 सीरीज पे हो तो कोई मतलब नहीं बनता 5000 सीरीज में अपग्रेड करने का। अगर एटलीस्ट 3000 सीरीज पे हो एंड आपको VRAM कम पड़ रहा है, मे बी आपके पास 8GB VRAM वाला कार्ड हो, जैसे मेरे पास है 3070 Ti 8GB, एंड अगर आपके पास पॉकेट में पर्स में बहुत सारा मोटा पैसा हो तो आप ले सकते हो 5000 सीरीज का कोई भी ग्राफिक्स कार्ड। बट मैं बोलूंगा एटलीस्ट 5070 Ti लेना 16GB, 12GB वाला 5070 मत ले लेना, बुरा फंसोगे बाद में 2-3 साल बाद। बाकी फेक फ्रेम्स फैक्ट्री तो है ही 5000 सीरीज, 15 आउट ऑफ 16 पिक्सल फेक है भाई साहब, तो वो देख लेना। लेटेंसी आपकी रहेगी ही, थोड़ी बहुत ज्यादा ही रहेगी लेकिन उतनी नोटिसेबल नहीं। देन फ्रेम जनरेशन एंड रॉ परफॉर्मेंस जंप उतना नहीं है, मैंने आपको 5080 5090 का बता दिया एंड 5070 Ti का मैंने प्रिडिक्ट कर दिया है अपने हिसाब से। बाकी बहुत सारे AI वाली चीज आई हैं वो भी मैंने आपको बता दी, एंड जो चालबाजी एनवीडिया ने की थी 4090 इक्वल्स 5070 उसका भी मैंने पोल खोल के रख दिया है। बाकी देखो भाई, प्राइस तो ज्यादा है, महंगा है, ये आपको मानना पड़ेगा, महंगा रहेगा 2 साल जब तक 6000 सीरीज नहीं आ जाती तब तक। हाँ, धीरे धीरे इसकी प्राइस कम होगी, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत कर लेना कि एकदम MSRP आ जाएगा या MSRP के नीचे चला जाएगा, वो नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल 5080 अभी 1.5 लाख के आसपास स्टार्ट हो रहा है, मे बी ये 3-4 महीने 5 महीने बाद 1,20,000 से स्टार्ट हो जाए, लेकिन MSRP के पास तो नहीं आने वाला, उससे 10-15 हजार ऊपर ही रहेगा। बाकी जो भी नए फीचर्स एनवीडिया ने इंट्रोड्यूस किए हैं उस पर मैं एडिशनल डेडिकेटेड वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। एंड बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में बोल रहे हैं कि भाई साहब तूने ये लैपटॉप लिया है नया कलरफुल इवॉल्व P15 वाला, इसका रिव्यू करो जल्दी। तो भाई साहब उसके सर्विस सेंटर पे मैं गया था, सर्विस सेंटर का व्लॉग भी बना के आया हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ भाई। अभी नया शॉप भी खुला है, उसका भी पीछे मेरे को इधर उधर भागना पड़ा तो थोड़ा लेट हो जाएगा, बट डालूंगा जरूर इसी महीने। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन डिटेल में आधे घंटे की वीडियो बनेगी, एकदम हर एक चीज A to Z लैपटॉप के बारे में। बाकी जाते जाते अगर कोई PC बिल्ड करवाना था या फिर कोई क्यूटेशन चाहिए तो अब आप ऑफलाइन स्टोर पे आ सकते हो, लोकेटेड इन न्यू दिल्ली हरिनगर B ब्लॉक B170 शॉप नंबर 3 गली नंबर 5, मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से शाम के 7 बजे तक। आओ हमारे पास यार, अच्छे से चाय नाश्ता करा के अच्छे से आपका PC बिल्ड करके देंगे, मजा आ जाएगा आपको।
शॉप की एग्जैक्ट लोकेशन एंड एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बाकी जाते जाते फायर गेमिंग को चेकआउट कर सकते हो अगर गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो। वहाँ पे ऐसे ही हम लोग कैजुअल सा थोड़ा बहुत गेमिंग करते हैं। अभी मैं उस पर कंसिस्टेंट बिल्कुल नहीं रह पा रहा हूँ, आप जानते होगे क्यों, क्योंकि नया स्टोर खुला है हमारा। बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेमिंग डू चेक दैट चैनल आउट, इफ नॉट दैट्स कंप्लीटली फाइन। बाकी मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।